ओम्स लॉ। ये एक रिलेशन हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में पता चल चुका है। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहे हैं। देखिए किस फॉर्म में, आई इक्वल है एन ई ए वी डी, वहां पर रिस्पेक्टिव टर्म्स क्या हैं ये सारे आपको पता है। यहाँ पर इसके अंदर जो रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आई है, लेट एक मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का पार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है। इसमें अगर आई करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर के थ्रू, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है किस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन जो थी वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी एक्चुअली में। तो दिस इज वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। एंड एन क्या है, तो आई इज द करंट flowing through conductor, n is number of electrons in unit volume। क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन कि ये इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E is electronic charge, A is the cross sectional area of conductor, and Vd is the drift velocity of electrons। अब इस रिलेशन को मैंने ऐसे रख दिया, देखिए इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर मैंने ए से डिवाइड कर दिया इस रिलेशन को। तो राइट साइड में क्या बचा, एन ई वी डी, आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन दिस केस, तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है एन ई वी डी, इसमें देखिए आई बाई ए क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आई एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आई बाई ए इज द सिंपली करंट डेंसिटी। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जे ऐसे लिखा जा सकता है, जे इक्वल हो गया, दिस इज एन ई वी डी। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, देखिए समझिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, ये हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला हुआ है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, मैंने आपको बताया था ये जो क्वांटिटी है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली। किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड केवल ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम इंटू ई, ये है मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैंने ई टाउ बाई एम इंटू ई यहाँ पर यूज कर ली है, इसके अंदर रखेंगे। तो एन ई, देखिए क्या था, ई टाउ बाय एम इंटू ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जे इक्वल दिख रहा है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, ये रिलेशन यहाँ पर मुझे मिल रहा है। इस रिलेशन में देखिए ये जो टर्म यहाँ पर एक बन रहा है, देखिए वेक्टर फॉर्म में भी रिजल्ट लिखा जा सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ लेट ये जो टर्म यहाँ पर बन रहा है, इसमें देखें तो किसी गिवन कंडक्टर के लिए यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो टाइम के साथ चेंज तो नहीं हो सकते। ओके, तो आप यहाँ पर एन को कांस्टेंट ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है। अगर आप फिजिकल पैरामीटर्स को, कंडक्टर के टेम्परेचर को, इन सारी क्वांटिटीज को चेंज नहीं करते हैं तो टाउ भी कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो टर्म है, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज सिग्मा। क्या है ये, सिग्मा है।
तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये एक रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में ये रिलेशन लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी सेम रिलेशन ऑब्टेन किया जा सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि करंट डेंसिटी, और जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने रखा था उसमें आपको एक चीज क्लियर होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रिलेशन है यहाँ पर, उसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपोजिट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो आपने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखा होगा तो वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। तो आप जब नेगेटिव के साथ यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को रखेंगे तो आपको वेक्टर फॉर्म में रिलेशन ये वाला मिलने वाला है, J इक्वल होगा सिग्मा इंटू ई के। देखिए समझिए, ये रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट की डायरेक्शन जो होगी वो वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी की भी मिलने वाली है। बताइए समझ पा रहे हैं क्या? बोलिए। यस सर। ये जो रिलेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है इसी रिलेशन को हम बोलते हैं दिस इज ओम्स लॉ। क्या है ये? ओम्स लॉ है। क्लियर? इसको हम बोल रहे हैं दिस इज ओम्स लॉ। एंड यहाँ पर ये जो मैंने सिंबल यूज किया है, ये जो आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसको क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, क्लियर? यस बताइए सर। ठीक है। यस सर। देन इसकी बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं हम अलग वर्ड्स के साथ, अभी आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो टर्म आपको दिख रहा था एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इस पूरे के पूरे टर्म को हमने कंडक्टिविटी बोला हुआ है। किसी गिवन मटेरियल के लिए किसी गिवन फिजिकल पैरामीटर्स के साथ इसकी वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलने वाली है। आप कंडक्टर चेंज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। ओके, क्योंकि आप कंडक्टर चेंज करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग हो सकती है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज होती हुई दिख सकती है, बट किसी गिवन कंडक्टर के लिए जनरली ये कांस्टेंट रहती है। देन एक क्वांटिटी यहाँ पर हम और डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको रेजिस्टिविटी मिलेगी। क्लियर? तो दिस इज रेजिस्टिविटी। आप अगर कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो दिस विल बी एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये रिलेशन आपको कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के मिलने वाले हैं। ओके, क्लियर है? देखिए अब यस सर। यस सर। ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैंने लिया, इस कंडक्टर की लेंथ मैंने एल कंसिडर कर ली। कितनी लेंथ ले ली? एल। इसमें आई करंट मैंने आपसे बोला कि आई करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दिस कंडक्टर। लेट आई करंट फ्लो हो रहा है इससे। मैंने इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा सो दैट करंट फ्लो हो रहा है। लेट मैंने यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रखा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाइड है? V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ये। देन जब आप इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के दोनों ही एंड्स के अक्रॉस, मैंने दोनों एंड्स को P एंड Q बोला हुआ है, तो इससे करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का बेसिक एक ही है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि बेसिकली इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैग्नीट्यूड लिखना हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको और कुछ नहीं सोचना होता। आपको क्या देखना है? दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, दोनों एंड्स के बीच का सेपरेशन L है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो V बाई एल ही होगा। ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा दी। ओके, अब जो हमने ओम्स लॉ अभी निकाला था, उस ओम्स लॉ को मैंने लिखा कि J इक्वल था सिग्मा इंटू ई। वैल्यूज मैं वापस से रिप्लेस कर रहा हूँ, J को I बाई ए ही रहने दो, सिग्मा को 1 बाई रो लिख दिया मैंने। यहाँ पर E को देखिए, E को इस फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक V बाई एल, ये मैंने लिख दिया। I इक्वल है रो, देखिए यहाँ पर मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं V को एक तरफ रख रहा हूँ, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये लिखा है रो L बाई ए इंटू आई, लिखा है ये। इस रिलेशन में आपको ये जो टर्म दिख रहा है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इस टर्म को मैंने बोल दिया है R। क्या बोला है इसको? इसको मैंने बोला है R। तो ये एक एक्सप्रेशन मुझे और मिला है, इसको भी हम ओम्स लॉ ही बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के दो फॉर्म है बेसिकली, अलग अलग। क्लियर? यहाँ पर ये जो मैंने टर्म यूज किया है R, इसको डिटेल में समझते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। ओके, तो तीन टर्म आ चुके हैं हमारे सामने, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। ये तीन टर्म यहाँ पर हैं, इनको हमें थोड़ा डिटेल में जाकर के अब समझना है। देखिए, तो रेजिस्टेंस को समझना स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ a wire, that means of a conductor, कि अगर एक वायर है मेरे पास, इस वायर से अगर मैं, देखिए इसकी लेंथ मैंने L कंसिडर की है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने A कंसिडर कर रखा है, इस मटेरियल को, इस वायर को जिस मटेरियल से मैंने बनाया है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो कंसिडर कर रखी है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं समझिए। बेसिकली जब हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट को फ्लो कराना चाहते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो कंडक्टर वो कंडक्टर खुद में फ्लो होने वाली करंट को अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के मेजरमेंट को हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? समझिए वापस से, हर एक वायर अपने अंदर फ्लो होने वाली करंट को अपोज करता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो करंट को अपोज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के मेजरमेंट को हमने रेजिस्टेंस बोला हुआ है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो सिंपली, द measurement of the property of a substance by virtue of which it opposes the flow of current through it is called resistance, ओके। यूनिट इसकी हम यूज करते हैं, देखिए यूनिट क्या है इसकी, ओम। ओके, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम, यूनिट के लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ओम। एंड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल भी यूज करते हैं, रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस
हम किसी भी पॉइंट में अगर रेजिस्टेंस को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ओके। और उसके बगल में वो रेजिस्टेंस कितना है उसकी वैल्यू लिख देते हैं इस तरह से, क्लियर। और क्या होता है यहाँ पर, देखें, जैसे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात की है उसी तरह से एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, देखिए, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या था, रेजिस्टिविटी। वैसे ही कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। आप बोल सकते हैं कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रिलेशन यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, G इक्वल होगा 1/R। अब इन दोनों क्वांटिटीज के लिए बात करें, अभी यहाँ पर मैंने आपको एक वायर दिखाया हुआ है जिसकी कंडक्टिविटी सॉरी जिसके लिए रेजिस्टिविटी रो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका रेजिस्टेंस का अभी एक्सप्रेशन हमने लिखा था रो एल बाई ए। ये एक फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे। कोई वायर है, उसकी लेंथ एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर हमको पता है तो हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। बताइए, अब Yes, sir. रेजिस्टेंस की हेल्प से Yes, हम sir. रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। समझिएगा, रेजिस्टेंस की हेल्प से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर मैं बोलूं लेट एक वायर है जिसका, इसके आगे मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, लेट एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, कितना, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी 1 मीटर है। आप अगर ऐसे ही वैल्यूज रख देंगे तो आपको दिख रहा है कि रो इक्वल था RA/L, इस ऑर्डर में लिखा मैंने। देन A एंड L दोनों की वैल्यू 1 रख दी तो आपको रो कितना मिला, R के। तो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। बताइए, क्लियर है क्या। तो आप इस टर्म में यहाँ पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, एक यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। देन इसी तरह से अगर आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर ले जाएंगे तो फिर आप कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी, ओके। एक रिलेशन है यहाँ पर, देखिए एक तो नोट है कि रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर प्रॉपर्टीज ऑफ material only, are properties of material only, whereas resistance and conductance depend on material as well as on physical dimension of conductor, ओके। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया थी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये मटेरियल के साथ साथ
जो वायर हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कंडक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके फिजिकल डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी इसको क्लियर करेंगे, उसके पहले यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात की हुई है। रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी डिफाइन की, ओम। वैसे ही कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो कंडक्टेंस की यूनिट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 1/ओम, दैट मीन ओम इनवर्स, ये हो जाएगी। अब हम इसको ओम इनवर्स भी लिखते हैं या फिर हम इसको एक और चीज लिखते हैं, देखिएगा OHM इज द ओम, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। यहाँ पर कंडक्टेंस आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। वो सिमिलरली यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इनकी यूनिट्स को देखें तो इनकी यूनिट्स की हेल्प से हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की भी यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा आप अगर इस रिलेशन को देखें, इस वाले रिलेशन को, यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इसके अंदर देखिए R को मैं ओम बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की यूनिट मुझे निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल है RA बाई L, दिस इज ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। बोलो ठीक है ना। तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी है, ओम इंटू मीटर। आप रेजिस्टिविटी के लिए Yes, sir. ओम इंटू मीटर यूनिट यूज कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको मिलेगी ओम इंटू मीटर। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, अब इसका रेसिप्रोकल, तो कंडक्टिविटी की यूनिट अगर आप लिखेंगे दिस विल बी ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। बताइए, सिंपली यही बन जाएगी। आप इसको मो पर मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मो पर मीटर। यहाँ पर ओके, अब आ जाते हैं वापस इस पॉइंट पर। ये जो नोट मैंने आपको बताया, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ साथ फिजिकल डायमेंशन पे भी डिपेंड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सपोज करिए कि एक इस तरह का मैंने आपके सामने एक कंडक्टर ले रखा है जिसकी रेजिस्टिविटी हमको रो गिवन। अभी एक बार मैंने आपसे बोला कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट से मैंने करंट को एंटर कराया और इस पॉइंट से करंट बाहर निकली। दैट मीन इस वाली सरफेस से, यहाँ पे ये जो सरफेस आपको दिख रही होगी, समझ पा रहे हैं क्या, ये वाला क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से करंट एंटर किया, दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से करंट एंटर किया एंड इस क्रॉस सेक्शन से करंट बाहर निकला, ये वाला क्रॉस सेक्शन। समझ पा रहे हैं। तो अभी इस केस में आपको कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमको समझना है। इस वाली सरफेस से करंट एंटर कर रहा है, इस वाली सरफेस से बाहर निकल रहा है। देखिए समझिए, इस केस में जब आप एजम्पशन ले रहे हैं कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, एंड हम P से करंट एंटर करा रहे हैं, Q से करंट कलेक्ट हो रही है, वापस से बाहर आ रही है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q जब आप लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q जब आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर एक रिलेशन ऐसा जानते हैं कि R इक्वल होता है रो L बाई ए। जब आप किसी L लेंथ के कंडक्टर से ए एरिया से करंट को फ्लो कराते हैं, तो इतना रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफर करता है। तो अभी इस केस में जब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप समझिए कि L क्या होता था, यहाँ पर लेंथ जो करंट को ट्रेवल करनी पड़ेगी इनसाइड द कंडक्टर। ए क्या होता था यहाँ पर, वो क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर आप क्या बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर
आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज लेनी है। रिस्पेक्टिव वैल्यूज का मतलब है रेजिस्टिविटी तो रो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो रेजिस्टिविटी तो रो ले ली हमने। एल क्या है? लेंथ। जब आप पी से करंट को एंटर कराएंगे, क्यू से बाहर निकालेंगे, तो करंट को ये वाली लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है इनसाइड द कंडक्टर। एंड ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये ए दिख रही है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? ए। क्या मिला आपको यहाँ पर? ए। देन किस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट क्रॉस हो रहा है? तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है। कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया? बी इंटू सी। B into देख C. पा रहे हैं? तो आपको पी एंड क्यू पॉइंट के क्रॉस इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेट एक और केस ले लेते हैं, ये फर्स्ट केस था। मैंने एक केस ले लिया कि सपोज यहाँ पे करंट यहाँ से ना एंटर करके किसी और तरफ से करंट एंटर करी थी। लेट यहाँ से अपर वाली सरफेस से करंट एंटर किया था इसमें, देन इस वाली सरफेस से बाहर निकल रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है। इस बार मैंने यहाँ पर इन जंक्शन को एक्स एंड वाई कंसिडर कर रखा है। तो जब आप आर अक्रॉस एक्स एंड वाई की बात करेंगे, तो आपको अगेन सेम रिलेशन अप्लाई करना है, बस इस बार एल और ए की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। कितना लेंथ करंट ट्रेवल करने वाला है इनसाइड द कंडक्टर? P. सी। तो आप यहाँ पर एल की जगह क्या लेंगे इस बार? सी। एरिया कितना कितना एरिया यहाँ पर ट्रेवल करने वाला है? एरिया बताइए, किस एरिया के थ्रू क्रॉस हो रहा Into B. है? किस एरिया के थ्रू क्रॉस हो रहा है? तो ए इंटू बी। तो आपको एरिया यहाँ पर कितना मिल रहा है? ए इंटू बी। बताइए, समझ पा रहे हैं ना? अब आपको रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए सेम कंडक्टर था, कंडक्टिविटी उसकी सेम कंडक्टर था, सेम रेजिस्टिविटी है उसकी दोनों ही केस उसमें, बट अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग जब आप करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो सेम कंडक्टर आपको अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करता हुआ मिल सकता है। एज वेल एज आप यहाँ पर ये भी समझ पा रहे होंगे कि आपने कोई मटेरियल लिया, कोई वायर लिया, उसकी लेंथ आप ज्यादा कंसिडर करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा। तो रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ साथ उसके फिजिकल डायमेंशंस पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है, all those materials which follow Ohm's law when a current is flown through them are called ohmic substance, and all those materials which do not follow Ohm's law are called non-ohmic substance। ठीक है, तो ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक। एंड वो सारे के सारे मटेरियल्स जिनमें आप करंट को फ्लो कराएं और आपको ओम्स लॉ फॉलो होता हुआ दिखे, उनको हम बोलेंगे वो ओमिक है, ओमिक सब्सटेंस है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फॉर ओमिक सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसे सब्सटेंस के लिए हमें ये रिजल्ट हमेशा वैलिड दिखेगा कि V इक्वल होगा I इंटू आर के। यहाँ पर R जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर आप किसी गिवन कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं।
आप उसकी लेंथ, एरिया, टेम्परेचर इन सबको चेंज नहीं कर रहे हैं अगर, तो इन दैट केस आपको रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलने वाली है। एंड अगर रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी आपको मिल रही है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I मिलेगा। एंड अगर V प्रोपोर्शनल टू I है, इन दैट केस अगर मैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है एंड उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो मुझे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऐसे दिखना चाहिए, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I, Y प्रोपोर्शनल टू X वाला ग्राफ बनेगा ही। बताइए ठीक है ना? तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। देन इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर एंगल कंसिडर कर लूं, लेट ये थीटा है, तो आप इस देखिए यहाँ पर YX ग्राफ के अंदर जब आप स्लोप लिखते हैं लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखते हैं, तो आपको क्या मिलता है? tan थीटा, अगर ये थीटा है तो। एंड वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है dy बाई डी एक्स, रिप्रेजेंट करता है ना dy बाई डी एक्स। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर dy बाई डी एक्स मतलब यहाँ पे dv बाई डी आई है, dv बाई डी आई मतलब v बाई आई, v बाई आई है, कांस्टेंट स्लोप है ना, तो कांस्टेंट स्लोप है तो इसको v बाई आई बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ vi ग्राफ will give resistance। v बाई आई करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको? r मिल रहा है यहाँ पे। v बाई आई करेंगे तो आपको r मिल रहा है। तो स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। बताइए ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस आपको निकालना है Yes. तो रेजिस्टेंस सिंपली थीटा आपको चाहिए होगा, देन उस थीटा की हेल्प से आप रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो tan थीटा विल बी द रेजिस्टेंस। क्लियर? Yes, sir. एग्जाम्पल है, the length of a wire is increased by n times by stretching it. Find new resistance of wire। देखिए क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वायर गिवन था एंड ये जो वायर था इसकी लेंथ इनिशियली L थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, रेजिस्टिविटी इसके मटेरियल की मैंने रो मान ली है एंड रेजिस्टेंस इसका मैंने R मान लिया है। मैंने क्या किया, मैंने इस वायर को सिंपली पुल किया, मतलब दोनों एंड से स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद मैंने इसकी लेंथ में कुछ चेंज कर दिया। आपको क्लियर होगा ये कि भाई अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पर अगर हमने इसकी लेंथ बढ़ा करके लेट एल डैश कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होकर के ए डैश हो गया होगा। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल तो सेम ही है ना। तो रेजिस्टिविटी रो रही, बट फिजिकल पैरामीटर चेंज हो गए हैं तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर डैश। तो मुझे आर डैश बताना है इन टर्म्स ऑफ आर, तो आर डैश इन टर्म्स ऑफ आर मुझे लिखना है। तो अगर आप आर लिखेंगे तो आर क्या होगा? रो एल बाई ए। एंड अगर आप आर डैश लिखेंगे तो आर डैश इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? ये इक्वल है रो एल डैश बाई ए डैश। बताइए ठीक है क्या? इसको मैंने बोल दिया दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। Yes. Yes, sir.
इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल होगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश, ये बनेगा। ये एक्सप्रेशन यहाँ तक मुझे मिल गया। अब देखिए एल डैश और एल, ए डैश और ए, इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये मुझे अलग से ऑब्टेन करना पड़ेगा, इसको ऑब्टेन करना है। तो अभी समझिएगा कि सपोज अगर आपके पास एक रॉड, आप उस रॉड को दोनों एंड से पकड़ के आप पुल कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और स्ट्रेचिंग के थ्रू आपने उसके लेंथ में, एरिया में चेंज किया है, तो क्या उसको स्ट्रेच करने से उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और अगर टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम तो पहले जितना था अभी जितना है दोनों सेम है। तो इनिशियली वॉल्यूम कितना था, तो आप बोलेंगे कि लेट अगर इनिशियली वॉल्यूम देखें v था और फाइनल वॉल्यूम v डैश लिखे, तो v और v डैश दोनों सेम होने चाहिए। v कितना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ l, v डैश कितना, तो a डैश इंटू l डैश। अभी यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या कि l डैश जो है वो n टाइम्स ऑफ l है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि नई लेंथ n टाइम्स है इनिशियल लेंथ, तो l डैश तो n टाइम्स ऑफ l है, ये हमको गिवन था। a कितना है ये हमें नहीं पता है, तो a इक्वल कर दिया है l, a डैश, l डैश की जगह मैंने n टाइम्स ऑफ l लिख दिया है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो a डैश इक्वल है, देखिए हमें a बाई a डैश चाहिए, तो a बाई a डैश इज इक्वल टू n। यहाँ से आपको दिख रहा है इस वाले टर्म से हमें l डैश बाई l चाहिए, तो l डैश बाई l इज इक्वल टू n। ये वैल्यूज मैंने यहाँ से ली हैं और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रख दी। इसके अंदर आप रखेंगे अगर ये वैल्यूज, तो एल डैश बाई एल एन है, ए बाई ए डैश एन है, तो आर बाई आर डैश, आर डैश बाई आर ये आ गया, तो आर डैश इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। ये एक रिजल्ट मैंने ऑब्टेन कर लिया है। आर डैश कितना होगा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर हो जाने वाला है। बताइए समझ पा रहे हैं? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह का, इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है। If a wire is stretched to make its length double, then find percentage change in resistance of wire। तो ये जो रिजल्ट हमने ऊपर निकाला था, हम सिंपली इस रिजल्ट को यूज करके आंसर निकालेंगे। तो भाई आपसे क्या बोला गया है कि जो वायर है इसकी लेंथ को हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया। डबल करने का मतलब क्या हुआ कि लेट अगर इनिशियली लेंथ एल थी, तो फाइनल लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एल है, यही है ना? तो आप यहाँ पर मैच करिए, पिछले एग्जाम्पल के अंदर n टाइम्स का मतलब यहाँ पर n टाइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है इसके लिए, है ना? बताइए ठीक है ना? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, Yes. n टाइम्स किया था हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर क्या किया 2 टाइम्स किया, तो n इज इक्वल टू 2। तो r डैश का एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज करें तो r डैश इक्वल होगा 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ r, n की वैल्यू 2 रखी है मैंने, r डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r। अच्छा परसेंटेज चेंज किसको बोलते हैं, परसेंटेज चेंज किसको बोलते हैं, तो परसेंटेज चेंज इसी को तो बोलते हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, यही तो होगा। अब वैल्यूज लिखेंगे तो आर डैश की वैल्यू 4r माइनस आर, 3r, 3r बाई आर, आर 3r बाई आर, तो 3 इंटू 100, तो आंसर विल बी 300%। कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस में, 300% का चेंज आएगा। बताइए ठीक है क्या? Yes. ओके,
नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ resistivity and resistance। अभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो पूरे डिस्कशन में मैंने कई बार ऐसा बोला है कि हम टेम्परेचर चेंज ना करें, टेम्परेचर चेंज ना करें तो कांस्टेंट है ना। रेजिस्टिविटी की जब बात कर रहे थे, कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो मैंने कई बार, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं यही बोल रहा था बार बार कि अगर हम फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज ना करें, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर को चेंज ना करें, बोल रहा था ना मैं बार बार ये। तो टेम्परेचर के साथ Yes, मतलब sir. कुछ ना कुछ रिलेशन है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो शायद हमको रेजिस्टिविटी चेंज होती हुई दिखे। समझते हैं भाई, हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन ये है। अभी इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने जो रेजिस्टिविटी टर्म यूज किया है, ये बेसिकली क्या था? तो रेजिस्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ था। इस वाले टर्म को ही तो मैंने रेजिस्टिविटी बोला है ना? इस टर्म को ही रेजिस्टिविटी बोला था। इस टर्म को अभी ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों ही रिलेट किए जा सकते हैं। एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। देखिए समझिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम किसी कंडक्टर को लें एंड उस कंडक्टर के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाने लगे, आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जो हमने समझा था उसको दिमाग में रखना है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाने लगे किसी कंडक्टर के, तो टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे, लाइक एटम्स जो थे, एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उन सब की थर्मल एनर्जी बढ़ने लगी। पार्टिकल लेवल पे थर्मल एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने लगे वैसे वैसे हम बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं कंडक्टर के अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल स्पीड बढ़ गई। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वैसे थर्मल स्पीड बढ़ गई। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी, थर्मल स्पीड बढ़ गई। थर्मल स्पीड अगर बढ़ी तो आप जितनी ज्यादा थर्मल स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो उतना ही ज्यादा रैंडम मोशन कर रहे थे। तो आप जब थर्मल स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो उनके रैंडम मोशन की जो टेंडेंसी थी वो तो और बढ़ रही है, तो मोशन और ज्यादा रैंडम होने लगा। मोशन के और ज्यादा रैंडम होने का आपको डायरेक्ट रिजल्ट ये दिखेगा कि जो कोलिजन हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ आपस में जो कोलिजन हो रहे थे, उन कोलिजन की फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। ज्यादा रैंडम मोशन होगा, अगर ज्यादा रैंडम मोशन होने का मतलब क्या हुआ कि आप ज्यादा कोलिजन होने वाले सेम टाइम इंटरवल के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल पहले जितना था उसके कंपेरेटिवली अब कम हो गया। तो मुझे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑल डिस्कशन मुझे दिख रहा है जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से अल्टीमेटली दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कम होने लगा। टाउ कम हो गया। टाउ कम होगा अगर, तो आपको रिजल्ट दिख रहा है कि टाउ के कम होने से यहाँ पर दो क्वांटिटीज कैसे रिलेटेड है। टाउ के कम होने से आपको दिख रहा है कि रेजिस्टिविटी तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी आपको दिख रही है कि रेजिस्टिविटी कम हो गई एंड सॉरी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई एंड कंडक्टिविटी कम हो गई। बताइए ये हो रहा है कुछ? रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में इस तरह के चेंजेस आए टेम्परेचर बढ़ने से। अच्छा, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ा है अगर, तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई कंडक्टेंस कम हो गया होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल Decrease. ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस कम भी हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह के चेंजेस यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। अब अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करेंगे, इसके मैं आपको रिजल्ट कुछ लिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर θ2 इक्वल होगी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर θ1 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स मैंने यूज किए हैं। रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर θ2 इक्वल होगा रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर θ1 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। ये समझिए यहाँ पर क्या क्या टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में एक इस तरह का रिलेशन मिलता है हमें। यहाँ पर रो एट θ1 इज मीन्स रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर θ1, दिस इज resistivity at temperature θ1. Rho at θ2 it simply means resistivity at temperature θ2. यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा है अल्फा, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity. For this is temperature coefficient of resistivity. And इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर सारे के सारे टर्म्स अपने रिस्पेक्टिव टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन r θ1 का मतलब है दिस इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर θ1, r θ2 का मतलब है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर θ2 एंड अल्फा का मतलब है रेजिस्टेंस एट दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने दो एक्सप्रेशन आपको बताए हुए हैं कि हम इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करेंगे जब भी हमें टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखेगा। ओके, अभी आपको समझना है कि ये रिलेशन कब वैलिड है, इसकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पे देखिए स्टार मार्क किया है मैंने। इस स्टार का क्या मतलब है कि दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर a small change in temperature. हम स्मॉल चेंज और जब आपको स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर मिल रहा होगा, सिर्फ उस केस में ही आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत लार्ज चेंज अगर होगा तो ये रिलेशन फिर वैलिड नहीं है। अपने लेवल में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में आपको ये रिजल्ट हमेशा वैलिड दिखने वाले हैं। ठीक है, देन एक पॉइंट यहाँ पर और समझिए कि अभी अल्फा की वैल्यू, अल्फा की ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है वो नोट है ये, अल्फा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखिए किसी एक एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन को नोट कर रहा हूँ कि r at θ2 इक्वल है r at θ1 प्लस अल्फा इंटू r at θ1 इंटू θ2 माइनस θ1, ऐसा है कुछ। मैंने बोला सपोज करिए कि एक रेजिस्टेंस था जिसको मैंने इनिशियली थीटा डिग्री टेम्परेचर पे मेजर किया तो मुझे ये मिला r θ1। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा करके मैंने θ2 कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाया है मैंने, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इन दैट केस मुझे नया रेजिस्टेंस r θ2 मिलेगा और r θ2 r θ1 से ज्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है तो आप r θ1 में ये ऐड कर रहे हैं ना, तब आपको रेजिस्टेंस की जो नई वैल्यू मिल रही है टेम्परेचर θ2 वो पहले से ज्यादा मिल रही है। ओके, तो फॉर कंडक्टर ये जो
अल्फा है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा दैट मीन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, समझिएगा। ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, उनको क्या बोलेंगे वो अभी पॉइंट आएगा, उसके पहले यहाँ समझिए। लेट अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ले लें, अल्फा की वैल्यू अगर आप नेगेटिव ले लेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये टर्म दिखेगा। भाई अल्फा की वैल्यू जो नेगेटिव थी उसमें से नेगेटिव वाला पार्ट मैंने दिखा दिया है, तो आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू रखनी है, नेगेटिव मैंने दिखा दिया। ये एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ पर डेल्टा थीटा को पॉजिटिव लेंगे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव, ये टर्म अगर आपको पॉजिटिव लिया आपने तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा टर्म तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, बट यहाँ पर आगे नेगेटिव भी है। तो ये पूरा का पूरा टर्म आप आर थीटा वन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको आर थीटा टू मिलेगा। दैट मीन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा टू आपको आर एट थीटा वन में सब्ट्रैक्ट करके, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं आप ये पॉइंट? बताइए। यस आवाज सर। आ रही है मेरी? मैं बोल रहा हूँ बेटा, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला टर्म आ गया ना, एंड ये नेगेटिव टर्म क्या दिखा था कि आप जब इस क्वांटिटी में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वांटिटी में, तब आपको ये वाली क्वांटिटी रेजिस्टेंस एट थीटा टू टेम्परेचर मिलता है। तो ये रिलेशन अब दिखाने लगा कि अगर आप अब टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर को जितना बढ़ाते जाएंगे, ये वैल्यू उतनी हाई, एंड ये वैल्यू जितनी हाई उतनी हाई ये वैल्यू, एंड ये वैल्यू जितनी हाई उतनी, जितनी हाई वैल्यू को आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको उतनी ही लो वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की। तो ये क्या रिलेशन दिखा रहा है कि अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस कम होता हुआ मिल रहा है। ऐसा भी होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा, बट कंडक्टर के लिए नहीं होता ऐसा। ऐसा होता है फॉर द सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर लास्ट के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में। बट अभी उसमें से ये पार्ट आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉर द कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एंड सेमीकंडक्टर के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। ओके, स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ रही है? यस सर। देखिए अभी एक आपको मैंने Yes, sir. टेबल दिखाई हुई है। अब ये थोड़ा सा इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जिसमें आपको सिंपली कुछ ऑप्शन दे दी जाएंगे, बताइए इस तरह के डिवाइस के अंदर हम किस तरह के मटेरियल को यूज करते हैं। तो समझिए इसको, मैंने एक चार्ट बना दी है कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन हीटर। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिनका मेन पर्पस कहीं ना कहीं हीट जनरेट करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हीटिंग एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर एक स्प्रिंग टाइप की आपको एक वहां पर वायर कंडक्टर दिख रहा होता है जो जिसमें हीट बन रही होती है ना। ऐसे ही आपको गीजर दिखता है तो गीजर के अंदर भी सेम चीज होती होगी, क्योंकि हीटर वहां पर भी हीट अप करना है हमें वाटर को। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होती हैं इनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है एक्चुअल में जिसमें हीट बन रही है जिस पार्ट में, उसको हम नाइक्रोम का बनाते हैं। किस मटेरियल का बनाते हैं? नाइक्रोम का। क्यों बनाते हैं? उसका रीजन है कि बेसिकली इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है। रेजिस्टिविटी कैसी होती है? काफी हाई होती है। हाई रेजिस्टिविटी होने का मतलब है कि हाई रेजिस्टेंस होगा, एंड जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतनी ज्यादा हीट बनती है। ये आगे के पार्ट में आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल अभी मैंने यूज कर लिया है कि हाई रेजिस्टिविटी मतलब हाई रेजिस्टेंस, जितना हाई रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, एंड ज्यादा हीट बनेगी तो टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा उसका बहुत जल्दी। टेम्परेचर राइज किया तो हमें ऐसे मटेरियल को लेना पड़ेगा जो जल्दी मेल्ट ना हो। तो आप बोलेंगे रेजिस्टिविटी तो हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होना चाहिए सो दैट कि वो मेल्ट ना हो। तो नाइक्रोम हमें एक ऐसा मटेरियल दिखता है जिसकी रेजिस्टिविटी
एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही काफी हाई होते हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है जनरली हीटिंग एलिमेंट की। ऐसे ही फ्यूज वायर एक एलिमेंट होता है, फ्यूज वायर भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, सेफ्टी डिवाइस है एक। हम किसी भी सर्किट के अंदर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में चाहते हैं कि करंट इससे ज्यादा फ्लो ना हो, तो उसके अंदर हम एक रिकमेंडेड वहां पर वैल्यू का एक फ्यूज वायर कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो फ्यूज वायर का मतलब है कि हम वहां पर सिंपली सेफ्टी डिवाइस को यूज कर रहे हैं। वो टिन और लेड के अलॉय का बनाया जाता है फ्यूज वायर। क्यों बनाया जाता है उसकी भी रीजन है कि हमें वहां पर सेफ्टी डिवाइस जो यूज करनी होती है, हम उसको एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज करना चाहते हैं। हमारा जो पर्पस है वो ये बिल्कुल नहीं है कि हमें उसमें हीट बनानी है। हमारा पर्पस ये है कि उसमें हीट कम से कम बने, इसलिए लो रेजिस्टिविटी हमने रखी हुई है, सो दैट कि लो रेजिस्टेंस उसका होगा और उसमें खुद में कोई हीट ज्यादा नहीं बनेगी। बट अगर रिकमेंडेड या प्रिस्क्राइब्ड जो करंट है उससे ज्यादा करंट फ्लो होगी सडनली, तो उस करंट की वजह से जो सडनली हीट बनी होगी, उस हीट की वजह से वो तुरंत मेल्ट हो जाए, ऐसी वहां पर हमें ऐसा वहां पर हमको रिक्वायरमेंट दिखती है। तो जो टिन और लेड का जो एलॉय बनता है, इस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। दैट मीन आपने जैसे ही इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाया, वैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब इजिली मेल्ट हो जाएगा। और जब ये मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो बाकी की जो डिवाइस थी हमारी, जिसको हमने कनेक्ट कर रखा था उस ब्रांच के अंदर, उस सीरीज उस ब्रांच के अंदर, वो सेफ रह गई। तो ये एक वैल्यू थी। फिलामेंट ऑफ बल्ब, आपने बल्ब देखा होगा, जो पहले आपको बल्ब दिखते थे, उन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो हम टंगस्टन का बनाते हैं। रीजन, रेजिस्टिविटी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि बल्ब तो आपको पता है कई बार कई कई आवर्स तक ये लगातार जलता रहता है, तो इसकी इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हमको वहां पर लेना पड़ता है। ठीक है। देन कनेक्शन वायर सर्किट, जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। आप देखेंगे अभी आगे हम बहुत सारे एलिमेंट्स हमको दिखेंगे, स्विचेस दिखेंगे, बैटरीज दिखेंगी, अमीटर, वोल्ट मीटर है, और ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको आपस में हमें कनेक्ट करना होता है। रेजिस्टेंस होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। उनको कनेक्ट करने के लिए हम कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है ये काफी काफी लो होती है। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस होती है, आगे के पार्ट में आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। इसके अंदर मैंने यहाँ पर अभी सारे के सारे लिस्टिंग की थी, इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, पढ़ने को हमें आगे ही मिलेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के हम लोग बनाते हैं। क्या है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कॉपर, मैग्नीज और निकिल का जो एलॉय है इसको मैग्नीन बोला हुआ है, एंड कॉपर एंड निकिल का जो एलॉय है उसको कॉन्स्टेंटिन बोला हुआ है। ठीक है, ओके।